आज के कार्यक्रम में भारत सरकार के निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, महाराष्ट्र राज्य के सहकारिता मंत्री श्री दिलीप वलसे पाटिल जी, हमारे पुणे के प्रभारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री श्रीमान राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री वर्मा जी और उपस्थित सभी भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में आए हुए महाराष्ट्र के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दी आपने। मित्रों, आज महाराष्ट्र सहकारिता का हमेशा देश भर की सहकारिता का कैपिटल रहा है। महाराष्ट्र से ही सहकारिता के संस्कार समग्र देश के अंदर फैले हैं और यहीं पर विठलराव विखे पाटिल, धनंजयराव गाडगिल, वैकुंठ भाई मेहता, अनेक सहकारी महर्षियों ने महाराष्ट्र को सहकारिता के क्षेत्र में एक विशेष पहल कराने का काम किया और इसी को मॉडल समझते हुए देश भर का सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा। आज भी आप सहकारिता आंदोलन के विकास की दिशा देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक प्रकार से पुराने मुंबई राज्य के हिस्सों में ही सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा है, पनपा है, पल्लवित हुआ है। और इसलिए सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का काम पूर्ण तरह से डिजिटल करने का जो कार्यक्रम था वो हमारे मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार जी ने उचित निर्णय किया कि वो कार्यक्रम महाराष्ट्र में और पुणे में किया जाए। और आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम सीआरसीएस का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहां पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार का कार्यालय रजिस्ट्रेशन, बायलॉज का रजिस्ट्रेशन, बायलॉज में अमेंडमेंट, ऑडिटिंग और सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ऑडिटिंग का मॉनिटरिंग और
चुनाव की पूरी प्रक्रिया, एचआर का विकास करना, विजिलेंस और प्रशिक्षण, ये सारे कार्यक्रमों को समाहित कर ये पोर्टल को बनाया गया है। एक प्रकार से पूर्ण पोर्टल है। आज मैं ये 3 युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पोर्टल के लिए एक हैकाथन किया गया था, जिसमें अपना पूरा योगदान दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो विचार रखा है, वो विचार के अंदर उन्होंने बड़े गहरे तत्वदर्शन के तहत ये विचार रखा है। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को अपने पूरे जीवन के करने के काम 9 साल में समाप्त कर दिए। देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके कुछ स्वप्न थे। स्वप्न क्या थे? कि कभी मेरा एक घर बन जाए, घर है तो घर में बिजली आ जाए, बिजली है तो गैस का सिलेंडर आ जाए, मेरे यहां परिवार के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, शौचालय बन जाए, मेरे परिवार की स्वास्थ्य की सारी सुविधाओं की मैं चिंता कर पाऊं। कुल मिलाकर गरीब व्यक्ति के मन में जितने उद्देश्य थे, जिसके लिए वो उद्यम करता था, 60 साल से लगा था, 2-2, 3-3 पीढ़ी चली गई, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल में एक ही झटके में समाप्त कर दिया। उसको घर देने का काम कर दिया, घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दिया, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठा लिया और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भी फ्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और बिजली भी दे दी। अब गरीब को अपना रोज जो काम करता था, उससे जो पैसा खर्च करता था, वो सारे काम भारत सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिए। ये गरीब व्यक्ति जो 60 करोड़ गरीब थे देश के, वो देश के अर्थतंत्र के साथ नहीं जुड़े थे। इसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, उसको बैंक अकाउंट देने का काम भी पूरा कर दिया और उसके पूरी गाढ़ी कमाई अपने परिवार की ये प्राथमिक चिंताओं करने में समाप्त होती थी। ये चिंताएं भी समाप्त हो गई। तब उसको स्वप्न आता है कि मैं भी कुछ कमाऊं, मेरे घर में भी एक अच्छा टीवी हो, मिक्सचर आ जाए, कूलर आ जाए, मेरे घर में व्यवस्था हो जाए, मेरे बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये सारे स्वप्न वो देखने लगा है आजादी के 75 साल के बाद, क्योंकि उसको संभव लगता है। पहले पूरा जीवन इसका जिस जद्दोजहद के अंदर था, वो तो समाप्त हो चुकी। अब वो कुछ उद्यम करना चाहता है, वो कुछ काम करना चाहता है। काम करना तो चाहता है, परंतु उसके पास पूंजी नहीं है। पूंजी के बगैर क्या उद्यम करेगा? पूंजी के बगैर क्या काम करेगा? इसका एकमात्र जवाब सहकारिता आंदोलन है। सहकारिता आंदोलन का मतलब है छोटी छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को इकट्ठा कर कर बड़ा उद्यम स्थापित करना, यही सहकारिता है। पद्मश्री पाटिल ने छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे किसानों का छोटा छोटा पूंजी इकट्ठा कर कर सहकारी कारखाना लगाया, साकर कारखाना लगाया, और जहां देश भर में सैकड़ों साकर कारखाने इस पद्धति पर चल रहे। हमारे यहां त्रिभुवन दास पटेल ने छोटी छोटी महिलाओं से उस जमाने में 5 रुपया और आज के जमाने में 100 रुपया लेकर दुग्ध क्रांति करी, अमूल का आंदोलन खड़ा किया। आज स्थिति यह है कि 36 लाख महिलाएं गुजरात के अंदर 100 रुपये से ज्यादा किसी ने नहीं रोका है, इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ 100 रुपया इन्वेस्ट किया है। वो 36 लाख महिलाओं की कोऑपरेटिव अमूल
आज 60,000 करोड़ का मुनाफा वो 36 लाख महिलाओं को पहुंचा है। 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो सहकार से समृद्धि का मतलब है छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नत बनाने का मौका देना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देश की आर्थिक प्रगति में योगदान लेने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देना और सहकारिता के माध्यम से इसका जीवन का उद्धार करना। और इसीलिए इस सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज हमने जिस पोर्टल को यहां पर शुरू किया है, देश की 1555 बहुराज्यीय सहकारी समितियों को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में 1555 में से जोर से ताली बजाना बाद में 42% सोसाइटी अकेले महाराष्ट्र में है। एक और पूरा देश है और एक और महाराष्ट्र है। जितनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी देश भर में है उसमें से 42% महाराष्ट्र में है। मैं इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र के सभी सहकारिता आंदोलन के नेताओं को बताना चाहता हूं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और ये आज से ये 1555 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने आगे कहा वो सारा काम, चाहे रिटर्न फाइल करना हो, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट रजिस्ट्रार से शिकायत करनी हो, किसी भी मेंबर को, किसी भी सोसाइटी को अपना जवाब देना हो, किसी भी सोसाइटी को चुनाव प्रक्रिया की इंफॉर्मेशन देनी हो, आपका बोर्ड का रेजोल्यूशन भेजना हो और एनालिटिक टूल्स भी इसके अंदर रखे हैं। हर प्रकार का काम ये पोर्टल करेगा। और इसके बाद यही पैटर्न पर हम राज्यों के सहकारिता के रजिस्ट्रारों के कार्यालय का भी कंप्यूटरीकरण करने जा रहे हैं, उसको भी कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, जो राज्य भर की 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथ सीधा कंप्यूटर से संवाद करेगा। तब जाकर एक काम में गति आएगी। सहकारिता आंदोलन आधुनिकता के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। सहकारिता आंदोलन पारदर्शिता के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और सहकारिता का आंदोलन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही के बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकता। सहकारिता आंदोलन की स्वीकृति बढ़ानी है तो हमें पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था ही समाज के 60 करोड़ लोगों को जोड़ सकती है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता दुनिया में इफ्को जैसा सबसे बड़ा खाद का कारखाना हमारे यहां कोऑपरेटिव बेस पर चलता है, क्रिप्को कोऑपरेटिव बेस पर चलता है, नाफेड कोऑपरेटिव बेस पर चलता है, अमूल कोऑपरेटिव बेस पर चलता है। एक जमाने में लिज्जत पापड़ भी कोऑपरेटिव बेस पर चलता था। हमने बहुत सारी सफलता की गाथाएं, सक्सेस स्टोरी दुनिया के सामने रखी है। अब इस स्ट्रेंथ को संजोकर एक नई गति बढ़ाने का काम करना है। मित्रों, अभी अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट का भी संशोधन किया गया। हमारे सचिव साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है। 2 तारीख को कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदया की साइन हो गई, इसका नोटिफिकेशन निकल गया और 4 तारीख को उसका रूल्स का भी नोटिफिकेशन निकल गया। 2 तारीख को संसद के सदनों में, दोनों सदनों में पारित होने के बाद 4 तारीख को कोई काम बाकी नहीं। और इसके अंदर हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में निर्वाचन सुधार, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए कई नए आयाम रखे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फंड की पूर्ति के लिए हमने व्यवस्थाएं की है। व्यापार की सुगमता बढ़ाने के लिए व्यवस्था की है।
निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग जैसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगी। जो निर्वाचन के अंदर घपले घोटाले करते हैं वो अब चुनाव में नहीं कर पाएंगे। काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपकी स्वीकृति बढ़े इसके लिए जरूरी है। बोर्ड को चलाने के नियमों में भी बदलाव किया है और पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है। कोई अपने भाई भतीजे को नौकरी नहीं दे पाएगा, ये भी हमने सुनिश्चित कर लिया है। क्यों एक भी ताली नहीं पड़ती भाई? जो आएगा वो हमारा ही है भाई। हमने हमारे भाई भतीजे को नहीं रखना है, जिसमें टैलेंट है। अभी जो युवा मेरे हाथ से सर्टिफिकेट लेकर गए, ऐसे युवाओं को कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर एक कोऑपरेटिव आंदोलन आगे बढ़ेगा। ऑडिट की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक अप्रूव पैनल को ही हमने देने का तय किया है और गैर मतदान वाले सदस्यों के नॉन वोटिंग शेयर को देकर ज्यादा पूंजी प्राप्त करने के लिए भी इसके साथ व्यवस्था की है, जिससे बहुत बड़ी सुविधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को होगी। कंकरेंट ऑडिट की व्यवस्था की है, सहकारी समितियों में कंप्लेन के निपटारे की व्यवस्था की है, सूचना का अधिकार भी लागू किया है। ढेर सारी व्यवस्थाएं हमने की है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सतत मार्गदर्शन से हमने पैक्स को लाइव बनाने का तय किया है। सबसे पहले हमने तय किया है कि 5 साल में 3 लाख पैक्स नए बनाएंगे और सहकारिता आंदोलन को हर गांव तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 3 लाख नए पैक्स बनेंगे। 70 साल में, 75 साल में 93,000 पैक्स बने हैं। अगले 5 साल के अंदर 3 लाख नए पैक्स लगाएंगे। हमने जितने भी पैक्स बने हैं, इस सबका कंप्यूटराइजेशन का काम समाप्त कर दिया है। पैक्स अब कॉमन सिविल सर्विस सेंटर है। आपको जन्म का दाखला भी वहां से मिल जाएगा, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी वहां हो जाएगा, मतदाता सूची देखनी है तो वो भी वहां से देख पाएंगे। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाएं वहीं होंगी। पैक्स बैंक मित्र भी होंगे, पैक्स सस्ती दवाई की दुकान भी बन पाएंगे, पैक्स गैस का वितरण का भी काम करेंगे, पैक्स अब पेट्रोल पंप भी बन पाएंगे, पैक्स नल से जल की जो समिति है, इस समिति को गांव में संचालित करेंगे, पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। मित्रों, विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना मोदी जी ने कैबिनेट के अंदर अप्रूव की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो धान और गेहूं खरीदेगी या रागी खरीदेगी, ज्वार खरीदेगी, बाजरा खरीदेगी, मक्का खरीदेगी, वो कोई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े गोडाउन में नहीं जाएगा, आपके तहसील में ही रहेगा और वहीं से सस्ता अनाज की दुकान पर चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन शून्य हो जाएगा और इसके लिए बहुत बड़ी योजना है। दिलीप वरसे पाटिल यहां बैठे, मेरा उनको आग्रह है, सुबह हमारे तीनों महानुभाव, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को मैंने बनाया। महाराष्ट्र ने इसका सबसे ज्यादा फायदा लेना चाहिए। एक भी तहसील ऐसी न हो जहां कोऑपरेटिव भंडारण की, स्टोरेज की व्यवस्था न की जाए। और बहुत मल्टी डायमेंशनल है ये स्टोरेज। कोऑपरेटिव के पास ट्रैक्टर भी होगा, ड्रोन भी होगा। स्टोरेज कोऑपरेटिव के पास पराली को उठाने के लिए मशीनों की व्यवस्था भी होगी। ढेर सारा काम इसके माध्यम से हो जाएगा। इसका मैक्सिमम फायदा महाराष्ट्र ने लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, अब कोऑपरेटिव को जेम के प्लेटफॉर्म का भी फायदा मिल रहा है। हम एक सहकारी कोऑपरेटिव डेटा बना रहे हैं। आप मेरे ऑफिस में कभी चाय पीने आइएगा, सच अर्थ में कह रहा हूं, तो मेरे लैपटॉप पर मैं आपको महाराष्ट्र दबा कर दूंगा तो कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है आ जाएगा,
फिर एक जिले में चले जाएंगे, पुणे जिले में चले जाएंगे तो पुणे जिले की आ जाएगी, फिर एक तहसील में चले जाएंगे तो तहसील में आ जाएगी, और फिर हर गांव का नाम लिखोगे तो गांव की हो जाएगी। इसके साथ कौन से गांव में कोऑपरेटिव आंदोलन नहीं है वो भी सूची साथ में ही दिखाई पड़ेगी। कोऑपरेटिव का अगर विस्तार करना है, इसको एक्सपांड करना है तो कहां करने की जरूरत है, कोई राज्य को अब जानने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर पर मिल जाएगा। दिलीप वळसे पाटिल साहब चाहेंगे कि महाराष्ट्र के कितने गांवों में पैक्स नहीं है, तो कंप्यूटर पर उसकी सूची तहसील वाइज, जिले वाइज मिल जाएगी, वहां पर पैक्स रजिस्टर करनी है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम और इसका 95% काम हमने पूरा कर दिया है। हम एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी भी लेकर आए हैं। हम कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं जिसके माध्यम से कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव के साथ साथ जितने एक्सटेंशंस हैं, चाहे डेयरी उद्योग हो, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे मछुआरा समिति के शीत केंद्र हो, अनेक प्रकार के काम कोऑपरेटिव्स करती हैं। इसके टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था भी इसी के साथ जुड़ जाएगी। तो युवाओं को इसके साथ हम जोड़ेंगे। मित्रों, हमने 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का काम किया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार बन गई है। बहुराज्य ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए एक सोसाइटी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए ढेर सारे किसान आगे आए हैं, मगर उनको सर्टिफिकेशन नहीं है और उनको अपने उपज का मूल्य नहीं मिलता है। एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी जो पैक्स से एपेक्स तक, जहां जहां किसान ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक कृषि उपज बना रहा है, उसको परचेज कर भारत ब्रांड के साथ इसका मार्केटिंग कर इसका पूरा मुनाफा वो किसान के खाते में वापस देने का काम आज जैविक सोसाइटी। अभी हमने ट्रायल बेस पर अमूल का काम कर दिया है, बहुत सफलता से चल रहा है। हर महीने अमूल हर रोज 61 टन मटेरियल का अभी ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये शुरुआत ही है। इसके साथ साथ किसान अपनी अच्छी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। हमारे यहां गुजरात में जीरा और इसबगुल होता है, मगर एक्सपोर्ट बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी लग जाती थी, इसकी सफाई की व्यवस्था नहीं थी, करना कुछ नहीं था, एक प्लास्टिक की दरी बिछा देनी थी, इस पर जीरा डालना था, खेत में, खलियान में, नहीं होता था। इसबगुल भी एक्सपोर्ट नहीं होता था। अब ये मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट समिति किसान के पास से या पैक्स के पास से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदकर दुनिया भर के बाजार में बेचेगी और इसका मुनाफा भी मिल्क कोऑपरेटिव की पेटर्न पर सीधा किसान के पास जाएगा। वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव नहीं रखेगी। एक्सपोर्ट का फायदा मेरे किसान भाइयों को होगा। इसी तरह से छोटे किसान बीज की खेती नहीं कर सकते थे। सीड्स का डेवलपमेंट करना है तो बड़ी कंपनियां इनको मौका नहीं देती। जिनके पास 15 एकड़, 20 एकड़, 15 हेक्टर, 30 हेक्टर भूमि है, उसी को देते थे वो। अब आपके पास सिर्फ 2.5 बीघा मतलब 1.25 एकड़ भूमि है तो आप बीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। ये मल्टी स्टेट सीड्स कोऑपरेटिव आपका बीज ले लेगी, आपको बीज बनाने का सर्टिफिकेशन भी करेगी और आपके बीज को वो अपने ब्रांड के साथ भारत के और विश्व के बाजार में भी बेचेगी, जिससे किसान ज्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप अपने खेत के अंदर कर पाएगा। ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि जिस दिन पद्मश्री पाटिल ने साकर कारखाने की नींव डाली होगी, उनको मालूम नहीं होगा, किसानों को भी मालूम नहीं होगा, शायद पद्मश्री पाटिल को भी मालूम नहीं होगा, देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के उद्धार का काम हो रहा है। ये तीनों सोसाइटियां ऐसी है जो आने वाले दिनों में हमारे देश के करोड़ों किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पहले कोऑपरेटिव के साथ
स्टेप मदर अप्रोच से व्यवहार किया जाता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में किसी की हिम्मत नहीं है कोऑपरेटिव को स्टेप मदर अप्रोच से देखने की। हमने समान व्यवहार की। कॉरपोरेट के लिए जो व्यवस्था है वो सारी कोऑपरेटिव के लिए है। इनकम टैक्स के अंदर जो जो दोहरे मापदंड थे हमने समाप्त कर दिए। 31 मार्च को मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करने वाली 31 मार्च के बाद मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करने वाली समितियों को 15% दर का फायदा मिलेगा। टीडीएस में 3 करोड़ की उच्चतम सीमा भी तय कर दी। कैश भरने की सीमाओं का भी एक्सटेंशन कर दिया। और ये अभी अजीत दादा ने कहा कि कितने सालों से शुगर मिल का प्रॉब्लम पड़ा था। किसी ने कहा 10,000 करोड़ माफ हो गया, किसी ने कहा 10,000 नहीं, पेनल्टी और इंटरेस्ट गिन लो तो 30,000 करोड़ हर्षवर्धन भाई ने बताया। भाई मैं अलग दृष्टि से देखने वाला आदमी हूं। 10,000 करोड़ माफ हो गया, पेनल्टी के साथ 30,000 करोड़ माफ हुआ, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ, वो तो है ही, मगर आगे लगना ही नहीं है, वो भी हो गया, सालों तक नहीं लग सकता। और जो कोऑपरेटिव का कंसेप्ट है, मुनाफा किसान का है, मुनाफे पर किसान का अधिकार है, उसमें सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। यह सिद्धांत का तत्वतः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया। इस समग्र सहकारिता आंदोलन के लिए बहुत बड़ी बात है, जो आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ा फायदा। और मैं तो मोदी जी का आभारी हूं, वित्त मंत्री जी का भी आभारी हूं। कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स बेनिफिट नहीं दिया है। केवल और केवल ऐसा साहस नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सहकारी समितियों के अधिभार को पहले 12% था, अब 60% कर दिया। मैट को भी 18.5% से 15% कर दिया। और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की निधि योजनाओं के लिए एनसीडीसी को पात्रता दे दी। और मैं आज सुबह भी हमारे तीनों नेताओं से बात करी, मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री से, महाराष्ट्र का एक भी कोऑपरेटिव साकर कारखाना ऐसा नहीं होना चाहिए जो इथेनॉल न बनाता हो। एनसीडीसी के पास ढेर सारा पैसा है। 10,000 करोड़ की घोषणा की, आप 10,000 करोड़ भूल जाइए, आपको जितना पैसा चाहिए इतना हम फाइनेंस करेंगे। कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों के लिए समय है वायबिलिटी बढ़ाने का। आप इथेनॉल संयंत्र, ऊर्जा का संयंत्र अपने यहां लगा दीजिए, हमेशा के लिए आपकी वायबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी रेट भी अच्छे मिल रहे हैं और इसके रीशेड्यूलमेंट के लिए भी अभी प्रयास हो रहा है। मुझे भरोसा है इसमें आरबीआई जरूर एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेगी। अर्बन कोऑपरेटिव के लिए हाउसिंग फाइनेंस की एक लिमिट लगी थी, इसको 2 गुना कर दिया। ग्रामीण सहकारी बैंकों को रियल एस्टेट के लिए लोन देने का हमने परमिशन दे दिया। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को परमिशन नहीं थी, वो भी हमने दे दी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सब नई शाखाएं खोल सकती है। वन टाइम सेटलमेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए प्रतिबंधित था, आरबीआई देती नहीं थी। वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष कर अधिकार दे दिए। और प्रायोरिटी सेक्टर की जो लैंडिंग की सीमा थी, हर साल करना पड़ता था, उसको 2 साल तक कर हमने अर्बन बैंकों के पूरे खाकों को एक नया जीवन करने का काम दाम लिया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और
देश की इकोनॉमी को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मैं आज महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर को कहने आया हूं, हमने भी इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का हिस्सा क्या हो उसका एक लक्ष्य रखना चाहिए। ये जुनून के साथ देश के 60 करोड़ गरीबों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जोड़कर उसके घर में उसको जो वो मिक्सर चाहिए, कलर टीवी चाहिए, छोटा सा एसी भी लग जाए, ये जो खुशी चाहिए वो खुशी देने का प्रयास हमने करना चाहिए। सहकार से समृद्धि का अर्थ यही है। और मोदी जी के विजन में आज एक नया काम कोऑपरेटिव मंत्रालय ने शुरू किया है, डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। इस संपूर्ण कंप्यूटराइजेशन है हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्यालय का। मुझे भरोसा है कि 1555 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसका बहुत फायदा मिलेगा। आज मैं वो 3 बच्चे जिनको यहाँ पर सम्मानित किया है उनको मैं फिर से एक बार बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी ने आज के कार्यक्रम में आया, हमारे सारे नेताओं का सम्मान किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।